पहुंचता है, विजय के कमरे में बने नागराज की मूर्ति का कवच उसको दूर फेंक देता है। सब लोग श्रीकांत को गिरा देखकर भाग कर जाते हैं। क्या हुआ श्रीकांत आपको? कुछ नहीं, शायद मैं फिसल गया। पर भैया, वहाँ तो कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे आप फिसल जाएं। महक, हो सकता है तुमको ना दिखाई दी हो। श्रीकांत गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। रेखा उसके कमरे में उसे बुलाने के लिए जाती है। आप बाहर क्यों नहीं आ रहे गुरुदेव? आप ठीक तो है ना? हाँ, ठीक हूँ। बस मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। रेखा वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह श्रीकांत नंदिनी की चाय में जहर डालता है, जिससे नंदिनी बेहोश हो जाती है और श्रीकांत सारा इल्जाम महक पर डाल देता है। ये लड़की मनहूस है आपके घर के लिए, इसकी वजह से ही नंदिनी बेहोश हो गई। महक, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे सामने, मेरे बच्ची को बख्श दे। जिस घर ने तुझे शरण दी है, तू इसी घर के लोगों को मारना चाहती है? नहीं आंटी जी, ये झूठ है। मैंने कभी इस घर का बुरा नहीं चाहा। मैं नागराज की मूर्ति की कसम खाकर बोलती हूँ। महक मूर्ति की कसम खा लेती है। विभा भी महक पर विश्वास करती है और नागराज की मूर्ति के सामने दिया जलाकर बोलती है, नागराज, आपको इस घर में स्थापित करने वाली महक ही है। आज उसको आपकी कृपा की जरूरत है, उसकी सहायता करें। महक नंदिनी की तरफ देखती है, उसको जहर का पता चल जाता है। फिर महक अपनी नजरों से नंदिनी के शरीर से जहर निकाल देती है और नंदिनी को होश आ जाता है। नंदिनी, तुम ठीक हो? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखा रेखा, नागराज की वजह से आज नंदिनी बिल्कुल ठीक है। तुम बेवजह हमेशा ही महक पर शक करती रहती हो। रेखा कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है और मन ही मन बोलती है, मुझे जल्द ही कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना मैं अपनी बेटी को खो दूंगी इन लोगों की वजह से। महक विजय के पास आती है। अब तुम कैसे हो विजय? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे परेशान हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे महक, मेरा बहुत मन है कि मैं कहीं बाहर घूमने जाऊँ। महक डर कर बोलती है, नहीं विजय, अभी तुमको आराम की जरूरत है। अभी तुम कुछ दिन इसी कमरे में रहो। तुम भी सबकी तरह ऐसे मत बोलो, मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ और ऊब जाता हूँ इस कमरे में। महक हंसने लगती है। तुम क्यों हंस रही हो महक? विजय, तुम्हें पता है, जब तुम ऐसे रोनी सी शक्ल बनाते हो तो बहुत प्यारे लगते हो। अच्छा जी, मुझे नहीं पता था कोई मुझे इतने गौर से देखता है। महक शर्माती हुई वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह महक मंदिर जाने की तैयारी करती है और विभा को बोलती है, आंटी जी, मैं मंदिर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। आपको कुछ बाजार से मंगाना तो नहीं है? नहीं बेटा, बस तुम आराम से आ जाना और जल्दी आना। ठीक है आंटी जी। महक घर से चल देती है। श्रीकांत महक को बाहर जाते देख लेता है और उसके पीछे पीछे चल देता है। महक को आभास हो जाता है कि श्रीकांत उसके पीछे आ रहा है, पर वो रुकती नहीं, चलती रहती है और कुछ समय बाद मंदिर से पूजा करके बाहर आ जाती है। श्रीकांत एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। अचानक महक उसकी नजरों से ओझल हो जाती है। कहाँ गई ये नागिन? अचानक कहाँ गायब हो गई? श्रीकांत जैसे ही बोलकर पीछे मुड़ता है, महक उसके पीछे ही खड़ी होती है। श्रीकांत अचानक उसे देखकर डर जाता है। महक हंसते हुए बोलती है, क्या हुआ श्रीकांत, एक नागिन से डर गया? वैसे तो इतना शक्तिशाली नेवला बने फिरता है। आहूजा डरेगा, वो भी एक तुच्छ सी नागिन से। दिन में सपने मत देख नागिन। सपने मैं नहीं देख रही, तू देखता है मुझे और मेरे विजय को मारने के। श्रीकांत हंसते हुए, नागिन, तेरा विजय तो मरेगा मेरे ही हाथों से, और सिर्फ वो ही नहीं, उसका पूरा परिवार। महक को गुस्सा आ जाता है और वो नागिन रूप में आ जाती है और श्रीकांत को अपनी पूंछ से जकड़ लेती है। श्रीकांत तुरंत नेवला बन जाता है और नागिन की पूंछ से निकल जाता है। महक और श्रीकांत दोनों वापस इंसानी रूप में आ जाते हैं। दुष्ट नेवले, मेरे विजय और उसके परिवार का कुछ नहीं कर पाएगा तू। जब तक मैं जिंदा हूँ, किसी को कुछ नहीं होगा।
नागिन तू देखती रह जाएगी और तेरी ही आंखों के सामने ही सबको मारूंगा मैं। जिस प्रेम की शक्ति पर इतना घमंड करती है तू, तेरे नाक के मारते ही तेरा घमंड और तू दोनों मेरे पैरों में गिरे मिलोगे। ऐसा कभी नहीं होगा आहूजा।